वर्तमान में जो जमीन रजिस्ट्री है उसका नई प्रक्रिया क्या है उसको जानेंगे। ठीक है कि अभी वर्तमान में जमीन रजिस्ट्री का क्या नया प्रक्रिया है, उसी यहाँ पहला सवाल वही है। और दाखिल खारिज जमाबंदी का भी क्या प्रक्रिया है उसको भी समझेंगे। अगर आप ज़मीन का रजिस्ट्री कराने वाले हैं, मतलब कोई ज़मीन खरीदने वाले हैं या करा लिए हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए आपको अभी क्या क्या करना होगा ये भी जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए वर्तमान में जो ये ज़मीन का रजिस्ट्री है उसका अगर प्रक्रिया की बात करें तो हर जगह हर स्टेट में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। दूसरा होता है कि प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रॉपर्टी हो या जो शहरी प्रॉपर्टी है, दोनों में भी इसके वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है उसका जो स्टाम्प ड्यूटी जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये स्टैंप का जो वैल्यू होगा वहाँ पे वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के ही टाइप पे। और दूसरा है कि हर स्टेट का अपना कुछ ना कुछ इसका नियम होता है। ठीक है, तो आप जिस स्टेट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है अब वो समझना है यहाँ पे कि क्या क्या होता है। बहुत जगह ऐसा नियम है कि अगर जमीन का जो नाम अगर आपका है तभी आप उसको बेच सकते हैं, नहीं तो पहले करवाइए तभी बेचिएगा। ये बहुत जगह ऐसा है। और बहुत स्टेट में ये अगर मान लेते हैं पूर्वज के नाम से है और पिता के नाम से है तो भी आप उसको बेच सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना। ये लगभग ज़्यादातर स्टेट में अभी यही है कि अगर पूर्वज के नाम पे भी है ना, पिता के नाम पे है, दादा के नाम पे है, तो उसका वंशज उसको जो है उसको बेच सकता है, आसानी से उसका रजिस्ट्री होता है। लेकिन उसका जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया होता है, मतलब रजिस्ट्री में क्या हुआ कि ये जमीन हो सकता है, मान लेते हैं दादा के नाम से जमीन का लगान शुल्क जमा के नाम से खतियान है, उन्हीं के नाम से रसीद है, और पोता इसको जाके इसको एक तरह से रजिस्ट्री कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ पे रजिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज करने का। मतलब क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है, अब बता दें कि अब ये एक तरह से अब बहुत जगह ये प्रक्रिया जो है एक तरह से ऑटो काम करती है। मतलब क्या कि जैसे आप रजिस्ट्री करा लिए तो आपका वो प्रक्रिया अपना इंटरनल वर्क हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है दाखिल खारिज का। लेकिन अगर आप एक तरह से दादा की जमीन को आप बेचते हैं तो पहले थोड़ा तो वेरीफाई करना पड़ेगा, तो फिर आपको दाखिल खारिज के लिए फिर अप्लाई भी करना पड़ता है आपके अंचल कार्यालय में। ठीक है, जो अंचलाधिकारी हैं उनको वेरीफाई करेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे कि आप जो बेचने वाले हैं वो सही आप व्यक्ति हैं कि नहीं है, उस परिवार के हैं कि नहीं है। तो जितना भी उससे रिलेटेड मैटर है पूरा पहले वेरीफाई किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और दाखिल खारिज प्रक्रिया जिनको नहीं पता है हम उनको बता देना चाहते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री के बाद एक प्रक्रिया होता है, वो होता है दाखिल खारिज का। और उसका मतलब होता है कि वर्तमान में जमीन जो है वो आपके नाम से है, अब वो आपका नाम जो है हट गया, अब वो उस जमीन पे जो नाम है यानी वर्तमान में जमीन बेचने वाले के नाम पे है, मतलब उसका आपने उस जमीन को बेच दिया। अब मान लेते हैं कि अगर कोई खरीद लिया तो अब उस वो जो खरीदा वो क्या करेगा, अपना नाम तो करवाएगा ना, तो उसके लिए प्रूफ तो उसको मिल गया रजिस्ट्री का पेपर, है ना। तो अब उसको अपना नाम पे उसको करवाना है, तो उसके लिए प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज का। और दाखिल खारिज करके आप अपने जो है यहाँ पे अंचल कार्यालय में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि वैसे व्यक्ति से आप जमीन रजिस्ट्री कराए हैं जिनके नाम पे खुद जो है एक तरह से लगान शुल्क जमा होता है, तो फिर दाखिल खारिज प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगा। मतलब वैसे व्यक्ति से अगर आप जमीन खरीदे हैं जिनके नाम से, ठीक है, बात को समझना है। और उसके बाद जो है नाम परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद होता है जमाबंदी वाला प्रक्रिया। देखिए दाखिल खारिज में आपका नाम आ गया, पहले से अगर आपका कोई जमाबंदी चल रहा होगा, मतलब कोई उस जमाबंदी संख्या पे आपका सारा जमीन चल रहा होगा, तो आप उस पर चढ़वा सकते हैं कर्मचारी से संपर्क करके। ठीक है, तो इसमें आपका जमाबंदी नंबर अगर आप आ जाएगा तो आपका वो राइट बन गया कि अब अगली बार उस जमीन को आप ही सिर्फ बेच सकते हैं, कोई और नहीं बेच सकता है, मतलब कोई आदमी नहीं बेच सकता है। अच्छा, दाखिल खारिज अगर नहीं कराएं तो क्या होगा, तो ये दिक्कत आता है कि जो जमीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जमीन का सरकार के रिकॉर्ड में जो है उस पूर्वज जो बेचने वाला है उसी का नाम रह जाएगा, और उसका फिर हो सकता है कि कोई भाई, भतीजा, बेटा कोई उसको जो है बेच सकता है दोबारा। तो यहाँ पे तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा, मतलब डबल रजिस्ट्री हो गया एक ही जमीन का, है ना, 3 बार हो जाता है कभी कभी। तो ये
गलती अगर आप बोले कि जिसकी भी गलती हो इसमें, लेकिन अगर जमीन का दाखिल खारिज आप नहीं कराए, आपको लगता है कि आप रजिस्ट्री करवा लिए, जमीन आपकी हो गई, तो ये आपकी भूल है। ये प्रक्रिया आपको जरूर करना चाहिए। मतलब जब भी आप जमीन खरीदेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जमीन का रजिस्ट्री जब कराना है तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है दाखिल खारिज का, वो जरूर करा लेना है। अच्छा, एक तरह से अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपका जो जमीन है वो वैसे व्यक्ति से खरीदे हैं जिनके नाम से पहले से जमाबंदी चल रहा है, उनको राइट है बेचने का, उन्हीं के नाम से रसीद है, उन्हीं के नाम से सारा लगान शुल्क है, तो उस केस में जो दूसरा स्टेप है उस बात को समझें तो कोई दिक्कत नहीं होता। एक फॉर्म भर के वहीं पे आप देंगे, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। मतलब आपको फिर कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे आप जमाबंदी जिसके नाम से कायम है उससे जमीन का, अगर आप वैसे जो इनके नाम से खतियान है या उनके कोई वंशज है उनसे जमीन रजिस्ट्री करवा लिए, तो आपको ये प्रक्रिया वहाँ पे जो अंचलाधिकारी है उनके द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही आपका जो है एक तरह से दाखिल खारिज हो सकता है, आपका रिजेक्ट हो जाए। अगर रिजेक्ट हो गया तो भी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं, लेकिन हो सकता है कि और अगर आप उच्च अधिकारी के पास भी जाते हैं, है ना, DCLR के पास भी जाते हैं, फिर भी रिजेक्ट हो गया, तब क्या करेंगे? तो फिर वो रजिस्ट्री आप सोच सकते हैं अनवैलिड भी हो सकता है। तो बहुत तरह की बात है ना। तब फिर आपको कानून में जो जाना पड़ सकता है और वहां पे और प्रोसेस आपका तो जो है थोड़ा समय लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि अगर बेचने वाला गलत तरीके से जमीन बेचा तो भुगतना दोनों को पड़ सकता है। तो ये सब यहाँ पे जो है अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो ये सब झमेला जो है वो उत्पन्न होता है ना। तो इसलिए ये जमीन रजिस्ट्री का प्रक्रिया आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्तमान में अभी क्या है। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री कराने वाले हैं या करा लिए हैं तो अभी आपको क्या करना होगा वो बात समझिए कि अगर आप जमाबंदी से जमीन खरीद रहे हैं, मतलब आप जमीन खरीद रहे हैं और वो जमाबंदी से खरीद रहे हैं, ठीक है, वही आदमी लिखेगा जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, तो आगे चल के लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। दूसरा केस, आप जमीन खरीद रहे हैं, खरीदिए, है ना, मान लेते हैं ये जमीन जो है दादा के नाम से है या पिता के नाम से है, अब बेटा लिख रहा है, एक बेटा ये वाला लिख रहा है, ये वाला बेचेगा ये जमीन, है ना, ये लिख रहा है, ये जमीन जाके बेच दिया, बिल्कुल रजिस्ट्री हो गया। अब अगर इस जमीन का अगर बात करें कि ये ऑब्जेक्शन लगा दे तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस जमीन को हम आपको क्या बता रहे हैं कि लिखाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यही बता रहे हैं ना कि आपको रजिस्ट्री कराने से पहले क्या क्या ध्यान ये रखना है कि अगर ये वाला बेटा लिखेगा तो इससे आप सपोर्ट करवाइए। ठीक है, कि सपोर्ट का मतलब होता है कि इससे इसको कोई आपत्ति नहीं है, मतलब इस बात से ये सहमत है। जब वो भी उसी का दूसरा रहता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। अपना आप कोई भी गवाह रख लेंगे तो वो गवाह का काम करेंगे, उनका भी रोल होता है। तो ये प्रक्रिया होता है, मतलब ये प्रक्रिया अगर आप फॉलो करते हैं अभी के समय में तो एकदम सही है। तो क्या क्या सबसे पहले ध्यान रखना है, एक बार हम अगर फिर से आपको बता दें तो इसमें क्या होगा। सबसे पहले समझने वाली बात है कि इस प्रक्रिया में आपको जमाबंदी में और दाखिल खारिज में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि आपने जमाबंदी से जमीन ले लिया। और इस प्रक्रिया में आपको फिर भी जो है अंचला अधिकारी के पास जाना होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बेचने वाले को वेरीफाई किया जाएगा कि वो वास्तविक में उसका बेटा है या नहीं है। जैसे भी हो कानूनी तरीके से उस चीज को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद हर स्तर से अगर सही लगेगा तभी आगे दाखिल का खारिज का प्रक्रिया होता है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट करने के बाद भी जो जिसका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है उसके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिजेक्ट करने के बाद भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके पास परेशानी वहां पे आ गई कि अगर ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया तो वर्तमान में आपको यही ध्यान रखना है कि जमीन आप जिससे भी लिखवा रहे हैं अगर उसका जमाबंदी कायम है तो कहीं भी आप टेंशन फ्री लिखवा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत आपको आगे फ्यूचर में नहीं होने वाला है। अगर आप जो है वैसे व्यक्ति से लिखवा रहे हैं, जो हो सकता है उसकी पत्नी लिख रही होगी, हो सकता है उसका बेटा लिख रहा होगा, बेटी लिख रही होगी, तो उसके कोई और वंशज जिनका उस संपत्ति में नाम है उससे सपोर्ट भी जरूर करवा लें। और गवाह का तो जरूरत पड़ेगा ही, तो गवाह भी जरूर जो है मतलब वहां, ठीक है,
जो भी हो, अगल बगल के आए आपके जो भी हो, लेकिन जो सपोर्ट करवाएंगे वो उन्हीं के कोई जिनका मान लेते हैं पूर्वज की संपत्ति है, उन्हीं के कोई वंशज से अगर आप सपोर्ट करवा लेते हैं तो वो ज्यादा, जिनके नाम से जमाबंदी कायम होगा। हो सकता है कि मान लेते दादा के नाम से, दादा तो अभी है नहीं, तब पोता पोती हो, या हो सकता है उसके बेटा का पत्नी जो भी लिख रहा होगा, तो उसके द्वारा अगर लिखा जा रहा है जमीन को, पूर्वज की संपत्ति को, तो कोई एक सपोर्ट कर दे तो आगे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।